कहते हैं त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान मां वैष्णो देवी जब तक स्वयं न बुलाएं तब तक उनके द्वार पर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पहुंचा सकती। जब मां की कृपा से ये दिव्य बुलावा आता है तब सभी रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। 2025 में माता रानी ने हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 6 बार अपने श्री चरणों में दर्शन करने और हाजिरी लगाने का मौका दिया। यह एक आस्था की यात्रा है, तो चलिए आप सब भी जुड़िए हमारे साथ इस पवित्र सफर में। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई यात्रा वीडियो में। इस समय मैं पहुंच चुका हूं श्री माता वैष्णो देवी जी की पावन भूमि कटरा में। आज के इस वीडियो में आपके साथ माता वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी शेयर की जाएगी कि माता के भवन में मौसम कैसा है, यात्रा कैसी चल रही है और दिसंबर मंथ में अगर आप सब यात्रा करने आते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मेरे वीडियो पे अगर आप सब पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। यात्रा शुरू करने से पहले RFID कार्ड बनवाना जरूरी है, जिसे आप कटरा बस स्टैंड से और कटरा रेलवे स्टेशन दोनों ही जगह से बनवा सकते हैं। और RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास एक गवर्नमेंट ID होना जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड। यात्रा के दौरान RFID कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। मैंने अपना RFID कार्ड बनवा लिया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दर्शनीय द्वार की तरफ। कटरा चौक से ही आपको दर्शनीय द्वार जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं। ऑटो रिक्शा में आपको पर पर्सन 50 रुपए दर्शनीय द्वार के लिए देने होते हैं। कटरा चौक से चल के दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दर्शनीय द्वार पर, और यहीं से हमारी आस्था और श्रद्धा की यात्रा शुरू होती है। और दर्शनीय द्वार का जो डिस्टेंस है कटरा चौक से मात्र 1.5 किलोमीटर है। हार्डली मुझे 3-4 मिनट का समय लगा कटरा चौक से यहाँ तक पहुँचने में। तो चलिए अब हम भी लाइन में लगते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। दर्शनीय द्वार चेक पोस्ट को क्रॉस करके अब हम पैदल मार्ग पे आ चुके हैं, जहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलो सच्चे दरबार की जय। दर्शनीय द्वार से करीब 50 मीटर आगे चलने के बाद हमें एक और रास्ता मिल जाता है दोस्तों, ताराकोट मार्ग। ये नया रास्ता है माता वैष्णो देवी जी के भवन जाने के लिए। ये देखिए लेफ्ट साइड में जो एरो बना है, ये जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, ये ताराकोट के लिए रास्ता चला जाता है। और यहाँ से ताराकोट मार्ग जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है। और इस यात्रा पे मिलने वाला आपको पहला लंगर भी यहाँ मिलता है, गुलशन कुमार जी का लंगर। चलिए लंगर के अंदर चलते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते समय सबसे पहले आपको गुलशन कुमार जी का लंगर मिलेगा। इस यात्रा का ये सबसे पहला लंगर है। आप यहाँ के प्रसाद ले सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों, बाणगंगा वही स्थान है जहाँ पे श्री माता वैष्णवी जी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए एक बाण चलाया था, और उस बाण के चलने से जो जल का उद्गम हुआ था, तब से इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। कहते हैं कि इस जल में माता वैष्णवी जी ने अपने केश भी धोए थे, इसलिए इस स्थान को बालगंगा भी कहा जाता है। अगर आप लोग माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे आते हैं तो इस स्थान के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पे स्नान भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स के लिए अलग से बाथिंग घाट बने हुए हैं और जेंट्स के लिए अलग से बने हुए हैं। जय माता दी। जय जय।
बाणगंगा जी के दर्शन करने के बाद और वहाँ से 50 कदम आगे चलने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं शुभ्रा भवन। दोस्तों ये इस यात्रा पे मिलने वाला दूसरा लंगर है। पहला लंगर हमने देखा था गुलशन कुमार जी का, और अभी दूसरा लंगर है शुभ्रा भवन, जो बाणगंगा घाट से सिर्फ 50 कदम की दूरी पर है। और यहाँ पे आपको प्रसाद के रूप में हलवा, चना और चाय का प्रसाद दिया जाता है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब यात्री हैं जो यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो आप सब भी यहाँ पे आ सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं और विश्राम करके अपनी यात्रा आगे शुरू कर सकते हैं। और यहाँ का प्रसाद दोस्तों बहुत स्वादिष्ट होता है, अगर आप आएँ तो यहाँ का प्रसाद ज़रूर लीजिएगा। जय माता दी। शुभ्रा भवन में प्रसाद लेने के बाद और पैदल यात्रा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं बाथिंग घाट पे। दोस्तों इस समय हम लोग बाथिंग घाट के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे यात्री मौजूद हैं। अगर आप लोग यात्रा पे आते हैं तो यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं और यहीं से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये देखिए कितना साफ, स्वच्छ, निर्मल बाणगंगा जल आपको यहाँ स्नान करने के लिए मिलता है। कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, व्यू है यहाँ का। दोस्तों बाथिंग घाट के अंदर आपको बहुत सारे घाट स्नान करने के लिए मिल जाते हैं। और दिसंबर महीने के अंदर इस समय जो बाणगंगा जी का जो जल है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ पे आपको अलग से फीमेल्स के लिए चेंजिंग रूम्स मिल जाते हैं और बच्चों के लिए फ्री मुंडन शॉप भी मिल जाती है। अगर आप छोटे बच्चों का मुंडन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके करा सकते हैं। मगर दिसंबर के महीने में स्नान करने में आपको इस समय जल बहुत ज़्यादा ठंडा मिलने वाला है। जय माता दी। पैदल यात्रा करते समय दोस्तों हमें और भी मंदिर दर्शन करने के लिए मिलते हैं। ये देखिए सामने एक बहुत प्यारा सा मंदिर है, इच्छापूर्ण माँ वैष्णो मंदिर। ये देखिए सामने दर्शन कीजिए माँ वैष्णवी जी के। ये देखिए दोस्तों, जय माता दी। यात्रा के दौरान दोस्तों आपको मेडिकल यूनिट भी मिल जाती है। देखिए सामने यहाँ पे लिखा हुआ है निःशुल्क सेवा 24 घंटे। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम यहाँ पे महसूस होती है तो यहाँ पे आके आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है बाणगंगा मार्ग से यात्रा करते समय। ये देखिए सामने पुष्पांजलि चरण पादुका। दोस्तों पहले बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही थी जो अब रिस्टोर हो चुकी हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे अब पहले जैसी रौनक दिखने लगी है। आप लोग किस डेट में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। अब थोड़ी देर में दोस्तों हम चरण पादुका मंदिर पहुंचने वाले हैं। दर्शनीय द्वार से अर्धकुंवारी मंदिर की दूरी दोस्तों है 6 किलोमीटर और इस समय 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका दोस्तों वही स्थान है जहां पे श्री माँ वैष्णवी जी ने कुछ देर रुककर और पीछे मुड़ के ये देखा था कि भैरवनाथ पीछे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तब से माता के पैरों के निशान यहाँ बन गए थे, इसलिए इस स्थान को चरण पादुका कहा जाता है। अगर आप माता की पैदल यात्रा पे आते हैं तो इस स्थान के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कम से कम कठिनाई में कैसे की जाए। दोस्तों पैदल यात्रा करते समय जितना कम सामान आपके पास होगा उतनी कम कठिनाई में आप इस पैदल यात्रा को कर पाएंगे। एक्स्ट्रा जितना भी लगेज आपके पास सामान है आप नीचे कटरा क्लॉक रूम में उसे रखवा दीजिए। दूसरा, यात्रा करने से एकदम पहले आप कुछ भी ना खाएं।
यात्रा करने के 1-2 घंटा पहले अपना ब्रेकफास्ट लंच कर लें, क्योंकि एकदम खाते ही यात्रा शुरू करने से सांस ज़्यादा फूलती है। और तीसरा, आप एक लाठी ले लें। ये लाठी आपको इस पैदल यात्रा में बहुत मदद करने वाली है। जय माता दी। दोस्तों, पैदल यात्रा करते समय आपको एक सीढ़ियों से जाने का रास्ता भी मिलेगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने से हार्ट पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आप पैदल मार्ग से ही यात्रा करें। जय माता दी। साढ़े 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास। थोड़ी देर में हम अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच जाएंगे। जय माता दी। अर्धकुंवारी मंदिर से पहले दोस्तों हमें 2 रास्ते मिल जाते हैं। देखिए, जो लेफ्ट साइड में ये एरो बना है वाया हिमकोटी मार्ग। अगर आपकी बैटरी कार की बुकिंग है तो आपको इसी रास्ते से आगे जाना होगा। और अगर आप अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो जो ये राइट साइड में एरो बना है तो आपको इस मार्ग से जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर पे भी दोस्तों हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है कि यात्रा के दौरान अगर आपको अर्धकुंवारी मंदिर के पास कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 24 आवर सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। अर्धकुंवारी मंदिर पे दोस्तों अच्छी क्वालिटी के रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे जलपान करना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ भोजन कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और आगे फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पे मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं, या मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी बना हुआ है। ये देखिए, छः किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर पे। लेकिन मैं मंदिर के दर्शन आपको बाद में कराऊंगा। पहले आपको मैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास जो लंगर है वहाँ लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये सामने बोर्ड भी लगा है, लंगर शैलपुत्री भवन। ये जो रास्ता ऊपर सांझी छत वाले रास्ते पे आप जाते हैं कि जहाँ से आप पौराणिक मार्ग के लिए जाते हैं, इसी रास्ते पे आगे जाके हमें लंगर मिलता है। ये दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी स्थित शीतला भवन लंगर पे। शीतला भवन में अर्धकुंवारी का लंगर आपको मिलता है, जहाँ पे आप निःशुल्क प्रसाद के रूप में भोजन ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, शीतला भवन के समय अंदर मैं मौजूद हूँ। ये देखिए कितने सारे यात्री यहाँ विश्राम कर रहे हैं और माता का प्रसाद भोजन के रूप में ले रहे हैं। अगर आप लोग माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे आते हैं तो आपको अर्धकुंवारी मंदिर पे भी लंगर मिल जाता है, जहाँ पे आप माता का प्रसाद ले सकते हैं। जय माता दी। अर्धकुंवारी मंदिर गर्भजून गुफा। दोस्तों, इस स्थान को गर्भजून गुफा इसलिए कहा जाता है कि माता वैष्णवी जी ने इस स्थान पर, इस गुफा में 9 मास तक तपस्या की थी। जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 मास तक वास करता है, उसी प्रकार माँ ने इस गुफा में तपस्या कर बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित की थी और उसके बाद माता वैष्णवी जी त्रिकुटा पर्वत के लिए चली गई थी। अगर आप इस गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आके एक टोकन नंबर लेना होता है और यहाँ पे वेटिंग बहुत लंबी होती है। करीब करीब इस समय 12 से 15 घंटे की वेटिंग है। अगर आप वेटिंग नहीं करना चाहते हैं और दर्शन जल्दी करना चाहते हैं तो यहाँ पे सुबह और शाम में एक गर्भजून गुफा की आरती की जाती है। उसमें पर हेड 500 रुपये की एक पर्ची आपको कटवानी पड़ेगी और आरती के बाद आपको तुरंत माता की गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप माता वैष्णो देवी जी की गर्भजून गुफा के दर्शन कम समय में कर सकते हैं। जय माता दी। अर्धकुंवारी मंदिर पे आपको फ्री अकोमोडेशन और रेंटेड अकोमोडेशन दोनों ही तरह की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। जयकारा माँ शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, हिमकोटी मार्ग पे यात्रा करते समय आपको जगह जगह पे
ये मार्किंग्स देखने के लिए मिलेंगी कि ये लैंडस्लाइड एरिया है, तो आप लोग इन जगहों पे बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि हिमकोटी मार्ग पे लैंडस्लाइड कभी भी हो जाता है। तो आप लोग उस स्थान पे बैठें जहाँ पे ये वार्निंग मेंशन ना की गई हो। ये देखिए, जैसे यहाँ पे भी एक बोर्ड और लगा हुआ है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, और लिखा भी है कि यहाँ डोंट सिट एंड स्टॉप है, मतलब यहाँ ना बैठें ना रुकें, आप किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे ये वार्निंग इन्होंने मार्क ना की हो। हिमकोटी मार्ग पे दोस्तों आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है, जिसमें आपको 450 रुपये पर पर्सन पे करना होता है, और जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से 2 महीने एडवांस तक करा सकते हैं। जय माता दी। हिमकोटी मार्ग से दोस्तों यात्रा करते हुए इस समय हम पहुंच चुके हैं डोसा पॉइंट पे। किस किस ने डोसा पॉइंट का डोसा ट्राई किया है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हिमकोटी मार्ग से पैदल यात्रा करते समय दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी हमें डिस्पेंसरी की फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम फील होती है, महसूस होती है, तो आप यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा हर मार्ग पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं यात्रियों के लिए। जय माता दी। लीजिए दोस्तों, दर्शन कीजिए माता वैष्णो देवी जी के भवन के। माता के भवन की पहली झलक। अब हम माता के भवन के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं हिमकोटी मार्ग से पैदल यात्रा करते हुए। बस थोड़ी ही दूर पे अब माता का भवन है। जयकारा माँ शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। दर्शनीय द्वार से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए अर्धकुंवारी मंदिर, और अर्धकुंवारी मंदिर से 5.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मां वैष्णो देवी जी के भवन के एरिया में। दोस्तों 11.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद अब मैं पार्वती भवन के सामने खड़ा हूं, और पार्वती भवन में आपको लेडीज़ के लिए अलग से चेंजिंग रूम मिल जाते हैं और जेंट्स के लिए अलग से बाथरूम्स मिल जाते हैं या लॉकर्स मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर स्नान करके माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों पार्वती भवन में मैंने स्नान कर लिया है। चलिए अब अपना सामान रखते हैं लॉकर में, और उसके बाद गेट नंबर 3 से माता के भवन में दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं। जय माता दी। दोस्तों ये है गेट नंबर 3, जिसे हम स्काई वॉक भी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मोबाइल कैमरा, स्मार्ट वॉच या लेदर का पर्स, बेल्ट वगैरह आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो माता के भवन में दर्शन करने के लिए अगर आप गेट नंबर 3 में लगना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको लॉकर में जमा करानी होंगी। तो चलिए अब हम भी चलते हैं लॉकर में अपना सामान रखने के बाद माता वैष्णो देवी जी के पवित्र मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं। जय माता दी। गेट नंबर 3 के पास दोस्तों आपको फ्री लॉकर की सुविधा मिल जाती है। लॉकर नंबर 2 और 3 आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ आपको सीढ़ियों से नीचे उतर के जाना होता है, और नीचे जाके आप फ्री लॉकर में अपना सामान रख के माता के भवन में दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हैं। तो माता के भवन के पास आपको स्मार्ट लॉकर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको 50 रुपये पे करना होता है ऑनलाइन, और 3 घंटे के लिए आपको एक लॉकर मिल जाता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका पेमेंट खाली ऑनलाइन ही होता है, कैश पेमेंट पे आपको लॉकर्स नहीं मिल पाते हैं। तो इनको एक्सेस करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके ही ऑपोजिट आपको देखिए वो रोपवे करंट बुकिंग टिकट काउंटर मिल जाता है, जो पार्वती भवन के बेसमेंट में है। ये देखिए सामने जो एरो बना हुआ है, ये रास्ता सीधे नीचे जाता है रोपवे टिकट काउंटर के लिए। ये देखिए कुछ लोग जो आपको आते हुए नजर आ रहे होंगे नीचे से, ये रोपवे टिकट काउंटर से अपना टिकट्स लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से आप रोपवे के करंट टिकट ले सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों मैंने दर्शन कर लिए हैं माता के भवन में। दोस्तों भीड़ बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। दिसंबर के महीने में अभी मैं फर्स्ट वीक में यात्रा कर रहा हूँ, तो उतनी ज़्यादा भीड़ आपको अब देखने के लिए नहीं मिलेगी। आने वाले समय में भी विंटर सीजन में हमेशा माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे भीड़ आपको कम ही देखने के लिए मिलेगी। दर्शन करने के बाद अब मैं रोपवे की लाइन में लग चुका हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब तक भैरव बाबा जी के दर्शन ना किए जाएँ माता वैष्णो देवी जी की यात्रा अधूरी है।
तो चलिए दोस्तों, अब रोपवे की लाइन में मैं लगा हुआ हूँ और जब रोपवे कैबिन में पहुँचूँगा तो आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन के रोपवे से दर्शन कराऊँगा। जय माता दी। दोस्तों दर्शन कीजिए माता वैष्णो देवी जी के भवन के। मैं इस समय रोपवे कैबिन में आ चुका हूँ और मैं भैरव बाबा मंदिर के लिए रोपवे से जा रहा हूँ। ये देखिए कितने सारे यात्री इस समय रोपवे में हैं। ये देखिए, जय माता दी। करीब एक बार में 53 से 54 यात्री रोपवे कैबिन में एक बार में जाते हैं भैरव मंदिर के लिए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है माता वैष्णो देवी जी के भवन का। जय माता दी। रोपवे कैबिन से निकल के दोस्तों मैं भैरव मंदिर के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा सा चलना पड़ता है और ये भेंट शॉप रास्ते में पड़ती है कि अगर आप भैरव मंदिर के लिए प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। जय माता दी। भैरव मंदिर पर भी देखिए दोस्तों लंगर हमें मिलता है और ये इस यात्रा का चौथा लंगर है। जब से हमने यात्रा शुरू की है तब से ये चौथा लंगर है। आप यहाँ पे भी माता के प्रसाद के रूप में भोजन ले सकते हैं। और देखिए सामने यहाँ टाइमिंग लिखी हुई है, सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक और 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। ये देखिए, ये है यहाँ की टाइमिंग। जो ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं दोस्तों, देखिए लोग आ रहे हैं नीचे से और वो सामने लिखा हुआ है भैरव लंगर। तो यहाँ लंगर आप जाके प्रसाद ले सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों मैंने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। कहते हैं कि जब तक भैरवनाथ के दर्शन ना किए जाएं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि माता ने ऐसा वरदान दिया था भैरवनाथ का जब वध किया था कि जब तक आप माता वैष्णो देवी जी के भवन में दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं करते तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों मेरे साथ साथ आपने भी दर्शन किए बाबा भैरवनाथ के मंदिर के। अगर आप लोग इस यात्रा पे आते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सबको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सबके लिए लेके आता रहूँगा। मिलूंगा आपको किसी और यात्रा पे, तब तक के लिए जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलो सांचे दरबार की जय।